Let us take a quick review of the chapter, what we have done till now. Now we had started the power sharing chapter, chapter 1 of civics. Now we had done this chapter via two examples. One is Belgium and the second is Sri Lanka, both small countries. Belgium was divided ethnically into two language speakers, that was the one is the French speaking and the second is the Dutch speaking. French speaking रहती थी वलून रीजन में और डच स्पीकिंग रहती थी फ्लेमिश रीजन में. और जो उनमें रिजेंटमेंट क्यों था, उनमें द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी बिकॉज वो रिच और पावरफुल नहीं थे फ्रेंच की तरह, who got the benefit of economic development and education much later. और इन्हीं चीज़ों ने टेंशन्स क्रिएट करी ड्यूरिंग 1950s and 1960s. और ये कम थी ब्रुसेल्स में. नाउ श्रीलंका was also divided ethnically. Sri Lanka has a diverse population. Major social groups are the Sinhala speakers 74% and the Tamil speakers 18%. अब तमिल में सब ग्रुप्स आते थे, वो थे जो उसी के रीजन के थे, उनको श्रीलंकन तमिल्स बोला जाता था और रेस्ट को इंडियन तमिल्स बोला जाता था जिनके फोर फादर्स इंडिया से ही आए थे. दाम जो सिन्हाला का रिलीजन था वो मेनली बुद्धिस्ट थे और बल्कि जो तमिल्स थे वो हिंदूज या मुस्लिम्स थे और 7% क्रिश्चियंस थे, तो बहुत तमिल और सिन्हाला दोनों थे. नाउ मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, लेट्स स्टार्ट विद दिस. इसका भी एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि जब मेजॉरिटेरियन रूल करने लग गई थी सिन्हाला अपनी सुप्रीमेसी के लिए, तो उन्होंने कई एक्ट्स पास करे थे कि वो अपनी मेजॉरिटी, अपनी टायरनी दिखा सकें और अपने रिलीजन को भी वो फॉस्टर करने लग गए थे. Thus, the minority, that is the Tamil speakers, were oppressed, which resulted slowly into a civil war, और जिसमें श्रीलंका को बहुत नुकसान हुआ था इकोनॉमिकली, सोशली एंड कल्चरली. देन कमिंग टू अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम. अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम में भी हम लोगों ने करा था कि बेल्जियम ने कौन कौन से अमेंड्स करे थे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि वो एक म्यूचुअली एक्सेप्टेड पैक्ट बन सके. 4 अमेंडमेंट्स वर मेड और इसके ये 4 पॉइंट्स भी हैं. जस्ट गो थ्रू वंस. देन वी केम टू वाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल. हमने 2 करे थे, एक था प्रूडेंशियल रीज़न और एक था मॉरल रीज़न कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है. देन आई टोल्ड यू टू गो थ्रू दिस. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. देन वी आर स्टार्टिंग ओवर हियर विथ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. The idea of power sharing has emerged in opposition to the notions of undivided political power. For a long time, it was believed that all power of a government must reside in one person or group of persons located at one place. अब पावर शेयरिंग का जो आइडिया था वो था कि अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर के ऑपोजिट, मतलब अगर पहले तो इट वाज बिलीव्ड कि जो पावर होनी चाहिए वो एक बंदे या कुछ ग्रुप के ही पास होनी चाहिए. It was felt that if the power was to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions and to enforce them. पहले लगता था कि अगर किसी चीज़ के पावर टू डिसाइड इज़ डिस्पर्स्ड, वो इट विल नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजंस. अब पहले लगता था कि अगर ज़्यादा लोग होंगे तो जल्दी काम नहीं हो पाएगा, मतलब जल्दी डिसीजंस नहीं लिए जा सकेंगे, ना उनको इन्फोर्स करा पाएगा.
बट दीज नोशंस हैव चेंज विद द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी. अब ये जो नोशंस थे वो चेंज हो गए हैं विद द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी. वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर. अब जो बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का वो है कि जो पीपल हैं, जो वहाँ की जनता है, वो ही सोर्स होनी चाहिए पॉलिटिकल पावर की. In a democracy, people rule themselves through institutions of self-government. अब जो डेमोक्रेसी में क्या है कि जो पीपल हैं वो अपने आप को ही रूल करें थ्रू सेल्फ गवर्नमेंट. इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी. अब इधर सेल्फ गवर्नमेंट का है कि यू बी विद इन लॉ, respect everybody's fundamental rights, so you are self-governing yourself. In a good democratic government, due respect is given to diverse groups and views that exist in a society. हर किसी को उसकी रिस्पेक्ट दी जाती है, चाहे उसके व्यूज़ आपसे कितने भी अपोजिंग या एब्स्ट्रैक्ट क्यों ना हो. Everyone has a voice in the shaping of public policies. किसी भी वॉइस को दबाया नहीं जा सकता है. Everyone has the right to speech and right to express. Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible. तो जितनी ये जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो जितने लोगों में बांटा जा सके उतना अच्छा है. In modern democracies, power sharing arrangements can take many forms. Let us look at the most common arrangement that we have or will come across. अब modern democracies में जो power sharing arrangements हैं, let us take a look at that. Power sharing is among different organs of government. अब डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर होती है सच एज द लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स. नाउ हॉरिजॉन्टल इज दिस, तो मतलब यहाँ यहीं पे ही जुडिशरी है, यहीं पे ही एग्जीक्यूटिव है, यहीं पे ही लेजिस्लेचर है. तो दे आर ऑल सेम, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है. दे आर ऑल विद इन दी सेम लाइन. ओके, नाउ और इसी को ही हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है. सच एज सेपरेशन इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर. अब सेपरेशन इंश्योर करता है कि कोई भी एक ऑर्गन अनलिमिटेड पावर, मतलब हर किसी की लिमिटेड पावर होनी चाहिए, अपनी उससे वो बढ़ के पावर को एक्सरसाइज ना करे. ईच ऑर्गन चेक्स दी अदर्स. अगर जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव कोई भी एक अपनी जो पावर है उसके बाहर जाता है, मतलब अपनी पावर से ज़्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश करता है, तो दूसरा जो ऑर्गन है वो उसको एक्सरसाइज करेगा, मतलब उस पर चेक करेगा. जैसे इफ़ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव गोज आउट ऑफ हैंड और दे ट्राई टू डू समथिंग दैट इज़ नॉट विद इन देयर पावर, सो द जुडिशरी विल टेक होल्ड ऑफ दैट, चेक ऑन दैट एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. दिस रिजल्ट्स इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस. अब ये रिजल्ट करता है बैलेंस ऑफ पावर. Last year we studied that in a democracy, even though ministers and government officials exercise power, they are responsible to the parliament or the state assemblies. अब like last year in class 9 you studied that जो ministers और government officials होते हैं वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं, बट वो रिस्पॉन्सिबल किसको है, वो अपने पार्लियामेंट और या तो फिर स्टेट असेंबलीज को. दे कैन नॉट एक्सरसाइज पावर ज़्यादा, मतलब अपनी लिमिट में ही कर सकते हैं. दे कैन नॉट गो आउट ऑफ लिमिट्स. सिमिलरली, ऑल्दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, they can check the functioning of executive or laws made by the legislatures. अब चाहे एग्जीक्यूटिव ने ही इलेक्ट करा हो जजेस को, बट
दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, वो फंक्शंस को चेक कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव ने, या लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, कि वो एक दूसरे को चेक और बैलेंस करते रहे, पावर कहीं पे भी ज़्यादा ना हो, तीनों में डिवाइडेड रहे। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, अब जो पावर है वो शेयर हो सकती है बिटवीन गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, एक जनरल गवर्नमेंट हो पूरी कंट्री के लिए और गवर्नमेंट्स और एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल पर हो। Such a general government for the entire country is called a federal government. In India, we refer to it as the central or union government. अब इंडिया में हम इसको रेफ़र करते हैं सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट के नाम से। The governments at the provincial or regional level are called by different names in different countries. अब जो गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल या रीजनल लेवल पर होती हैं उनको डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है डिफरेंट कंट्रीज़ में। इन इंडिया वी कॉल देम दी स्टेट गवर्नमेंट्स। दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल दी कंट्रीज़, अब ये सिस्टम हर कंट्री में लागू नहीं होता है। देर आर मैनी कंट्रीज़ वेयर देर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट्स, काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे कोई प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। बट इन दोज कंट्रीज़ लाइक आवर्स where there are different levels of government, the constitution clearly lays down the powers of different levels of government. अब जैसे हमारी कंट्री में है कि डिफरेंट गवर्नमेंट्स है डिफरेंट लेवल्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन उनकी पावर्स को लिमिट करता है, मतलब उनकी पावर्स देर आर लेड कि वो कितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं अपनी पावर को और कौन कितने लेवल पे कर सकता है। दिस इज़ वॉट दे डिड इन बेल्जियम बट वॉज रिफ्यूज़ इन श्रीलंका, अब यही उन्होंने बेल्जियम में भी करा था बट श्रीलंका में इसको रिफ्यूज़ कर दिया गया था। दिस इज़ कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, इसको बोलते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर दैन द स्टेट गवर्नमेंट, अब इस प्रिंसिपल को एक्सटेंड कर सकते हैं लोअर लेवल्स पर भी, स्टेट गवर्नमेंट से नीचे के लेवल्स पर भी। सच एज द म्यूनिसिपैलिटी एंड द पंचायत, जैसे म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर्स इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, अब ये जो है ये ऐसी है, डिफरेंट लेवल्स होते हैं, यहाँ पे सेंट्रल आ गया या स्टेट आ गया, फिर म्यूनिसिपैलिटीज़, देन दी पंचायत, सो डिफरेंट फॉर्म्स, तो ये वर्टिकल लाइन है, तो ये वर्टिकल डिवीजन है क्योंकि पंचायत के पास कम होंगी दैन दी स्टेट गवर्नमेंट, सो देर आर डिफरेंट लेवल्स, दिस इज़ दी हॉरिजॉन्टल लेवल। ओके, we shall study these at some length in the next chapter. Now the third point, अभी तक हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पावर शेयरिंग कर लिया है। Now power may also be shared among different social groups such as the religious and the linguistic groups. अब जो पावर शेयरिंग है वो सोशल ग्रुप्स के लेवल पर भी हो सकती है, जैसे रिलीजियस या लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट, हमने पढ़ा था अभी कम्युनिटी दैट इज़ द थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ये एक गुड एग्जाम्पल है इस अरेंजमेंट का। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स whereby socially weaker sections and women are represented in the legislatures and administration. अब कई कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट्स हैं जिसमें सोशली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी या फिर वुमेन रिप्रेजेंट करती हैं लेजिस्लेचर या एडमिनिस्ट्रेशन में। लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन असेंबलीज एंड पार्लियामेंट ऑफ आ कंट्री। अब हमने पढ़ा था रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब कुछ जो वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए कुछ रिजर्व करा जाता है, सच एज द कोटा इन आवर एजुकेशन सिस्टम कि रिजर्व करा जाता है फॉर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स
अब ये जो अरेंजमेंट है इन दी गवर्नमेंट वो एंड एडमिनिस्ट्रेशन वो है कि जो सोशल ग्रुप्स हैं who otherwise would feel alienated from the government, जो alienated का मतलब बताया था मैंने शायद इसमें कि where you do not belong, the feeling of exclusiveness, जहाँ पे आप बिलोंग नहीं करते, आपको लगता है आप एक बाहर वाले हो या आप कहीं बाहर से आए हो, so that is alienation. This method is used to give minority communities a fair share in power. अब ये जो मेथड है वो क्यों है? To give minorities a fair share of power. Now in Unit 2 we shall look at various ways of accommodating social diversities. Now coming to power sharing arrangements can also be seen in the political parties, pressure groups and movements. In a democracy, the citizens must have the freedom to choose among various contenders for power. अब डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के पास फ्रीडम होनी चाहिए कि वो दूसरे कंटेंडर्स को भी चूज़ कर सके कि किसके पास पावर ले करे. In contemporary democracies, this takes the form of competition among different parties. अब ये कि competition obviously है. Such competition ensures that power does not remain in one hand. अब ये competition क्या इंश्योर करता है कि पावर किसी भी एक हैंड में ना रहे. अगर दूसरा जीत गया तो अगली बार दी ऑपोजिशन और दी अदर पॉलिटिकल पार्टीज विल ट्राई मोर कि वो पावर अपने हाथ में ले सके और सिटीजन्स का वो वोट जीत सके. तो दिस इंश्योर्स दैट पावर विल नॉट लाई इन वन हैंड, मतलब एक ही पार्टी के पास बहुत टाइम तक पावर नहीं रह सकती है ऐसे. और कंपटीशन भी अच्छा होता है. तो दैट इज़ दी, अगर वो कंपटीशन रखेंगे तो कंपटीशन किस लिए रखेंगे? वो वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो इसमें वेलफेयर भी बढ़ेगा पीपल का ही. In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. अब लंबे समय में पावर जो है वो शेयर करी जाती है अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़. और अब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ है तो उनकी डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ भी होंगी, उनके आइडियल्स सब डिफरेंट होंगे, सोशल ग्रुप्स भी डिफरेंट होंगे. Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance to contest elections. अब ये जो काइंड है ये डायरेक्ट भी हो सकता है. कैसे? कि अगर 2 या 3 या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ वो एक ग्रुप फॉर्म कर लें, एक अलायंस फॉर्म कर लें कि वो साथ मिलके जीते हैं, तो तब भी ये आ सकता है हमारे में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स. If their alliance is elected, they form a coalition government and thus share power. अब अगर उनकी पार्टी जीत गई, उनकी अलायंस जीत गई, तो वो कोएलिशन गवर्नमेंट बनाएगी और पावर्स को शेयर करेगी. In a democracy, we find interest groups such as those of traders, businessmen, industrialists, farmers and industrial workers. अब डेमोक्रेसी में काफ़ी वैरायटी है अबाउट इंटरेस्ट्स और सोशल ग्रुप्स की. जैसे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं लाइक ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स. They will also have a share in governmental power either through participation in governmental communities or bringing influence on decision making process. अब इनका जो पार्टिसिपेशन है या तो वो गवर्नमेंटल कम्युनिटीज़ के थ्रू होगा या वो इन्फ्लुएंस ला सकते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. In Unit 3 we will study the working of political parties, pressure groups and social movements. Now this is a very cute example. In my school the class monitor changes every month. Is that what you call power sharing arrangement? Yes. जैसे अभी हमने पढ़ा कि अगर पावर शेयरिंग थ्रू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, तो अगर लंबे समय में देखा जाए तो किसी भी पार्टी के पास बहुत लंबे समय तक पावर नहीं रहती है.
तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दे आर शेयरिंग। और अगर कोएलिशन गवर्नमेंट बन जाए तो और ही अच्छा है। वो हमें डायरेक्ट एग्जांपल है पावर शेयरिंग का, क्योंकि उनके पास डिफरेंट आइडियोलॉजीज और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं। नाउ वी हैव come to an end of the chapter. Now please go through the examples of power sharing, and which of the 4 types of power sharing do these represent? Who is sharing with power with whom? Now I will give you this homework in the worksheet also. I will write homework given in the worksheet, that is you have to do this, कि कौन सी 4 टाइप्स ऑफ पावर ये रिप्रेजेंट कर रही हैं। अभी हम लोग ने 4 टाइप्स ऑफ पावर पढ़ी है ना, यही एक थी हमारे पास हॉरिजॉन्टल, एक थी हमारे पास वर्टिकल, एक थी हमारी कम्युनिटी गवर्नमेंट वाली कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने करा हो, और एक थी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ही थ्रू पावर शेयरिंग। सो प्लीज़ डू दिस, एंड if you have any doubt just go through once with these questions. अगर आपको कोई डाउट हो, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है इसके आंसर में मेरे को डाउट हो रहा है या इसके आंसर मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो यू आर फ्री टू आस्क इन दी ग्रुप।